नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। श्रीलंका में बहुत बड़ी घटना हुई है। श्रीलंका में तमाम लोगों ने जो सरकार से नाराज थे, खासतौर पर वहां की सरकार से नाराज थे, उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति निवास पर हमला शब्द का इस्तेमाल अगर करें तो हमला किया है। और राष्ट्रपति महोदय जो गोटबाया राजपक्षे हैं, वो राष्ट्रपति भवन छोड़ के कहीं और चले गए हैं। उनका बिल्कुल अभी पता नहीं वो कहां पे हैं, किस जगह पे हैं। ये जानकारी आ रही कि उन्होंने जो प्रधानमंत्री महोदय हैं विक्रमसिंघे साहब, उनसे कहा है कि अगर जनता ये चाहती है तो वो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं विक्रमसिंघे, उन्होंने भी एक तरीके से ये कहा है कि वो भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आप सबको याद होगा कि श्रीलंका के अंदर पिछले कई महीनों से वहां लगातार अशांति है, अराजकता का माहौल है। जनता सड़कों पर है और जनता सड़कों पर इसलिए क्योंकि उसको ये लगता है कि श्रीलंका की सरकार ने जो गोटबाया राजपक्षे के नेतृत्व में थी, उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिसकी वजह से वहां लोगों की जिंदगी दूभर हो गई है। वहां बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। श्रीलंका दिवालिया हो चुका है और कहीं से फिलहाल उसको कर्ज मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो लोग उसके लिए राजपक्षे परिवार को और खासतौर पर वहां के जो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, उनको जिम्मेदार मानते हैं। क्यों कुछ ये हालात बने और इन हालातों के लिए खुद वहां के राष्ट्रपति, वहां की अपनी सरकार कितनी जिम्मेदार है, आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने की आशंका, संभावना, उम्मीद दिखाई पड़ रही है और क्या भारत को भी इससे कुछ सीखने की जरूरत है। इन तमाम मसलों बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर एस डी मुनि साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ। प्रोफेसर एस डी मुनि, ये जो गोटबाया राजपक्षे हैं अभी तक अड़े हुए थे कि अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, या अचानक जनता जो उनके निवास के अंदर घुस गई और उनको वहां से जाना पड़ा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये श्रीलंका में एक नई तरीके की क्रांति है? नहीं, देखिए, पिछले 3 महीने से आशुतोष, ये प्रोटेस्टर्स एक मुहिम चलाए हुए थे, गो गोटा गो और गोटा गो होम। और उन्होंने एक विलेज बना रखा था समुद्र तट के ऊपर, वो जो समुद्र होटल है उसके सामने, और लगातार मांग कर रहे थे वो राजपक्षे परिवार हटे यहाँ से। तो राजपक्षे परिवार धीरे धीरे हटने लगा और प्रधानमंत्री तक हट गए, लेकिन उससे प्रोटेस्टर्स का जो मूल उद्देश्य था, गो गोटा गो, प्रेसिडेंट शुड गो, वो नहीं हुआ। और वो प्रोटेस्ट अभी चल रही थी और बीच में पिछले 2 दिनों से प्रोटेस्टर्स के ऊपर काफी कड़ा बर्ताव किया गया, जिसमें अश्रु गैस छोड़े गए, जिसमें वाटर कैनन्स छोड़े गए और उनको रोकने की कोशिश की। तो उसके रिएक्शन में अभी तक वो राष्ट्रपति के घर में नहीं गए थे। अभी तक 3 महीने से प्रोटेस्ट है और ना वो राष्ट्रपति के ऑफिस गए थे। लेकिन ये रिएक्शन के बतौर ये इस तरह से उफान आया है वहाँ की राजनीति में और वहाँ की प्रोटेस्ट में। तो गोटाबाया को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनको पता था कि ये लोग नहीं मानेंगे, लेकिन बहरहाल वो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से बहला फुसला कर कुछ और होके 2-3 महीने 5 महीने टाल कर इनका गुस्सा शांत हो और मैं बना रहूं। वो बात रही नहीं। और अंग्रेजी में आप उसको बोले तो श्रीलंकन स्टेट हैज कोलैप्स्ड, द प्रेसिडेंट हैज रन अवे। पुलिस के कुछ लोग प्रोटेस्टर्स के साथ में है, फौज के कुछ लोग प्रोटेस्टर्स के साथ में है, कहीं भी उनका सपोर्ट नहीं है, सरकार का कहीं भी सपोर्ट नहीं है। ये राष्ट्रपति भाग खड़े हुए, उसके पहले प्रधानमंत्री जो थे, जो गोटाबाया के बड़े भाई थे, वो भी भाग खड़े हुए थे और उनको भी सेना ने कहीं किसी सुरक्षित जगह पे ला रखा था। क्या वो संकेत नहीं था कि राष्ट्रपति महोदय के पास कि वो खुद इस्तीफा देके चले जाते, इस बेइज्जती का सामना न करना पड़ता उनको? नहीं, महेंद्र राजपक्ष जो इनके बड़े भाई थे, जिन्होंने 10 साल तक राष्ट्रपति पद पर रहकर श्रीलंका का शासन किया, उनको गोटाबाया ने कहा आप इस्तीफा दो। और एक वक्त ऐसा था कि दोनों भाइयों में एक तरह से तनाव था
महिंदा राजपक्ष ये कह रहे थे कि जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी है वो गोटाबाया की वजह से बिगड़ी है, उनकी वजह से नहीं बिगड़ी है, क्योंकि पावर सारी प्रेसिडेंट के पास में। बहुत स्ट्रांग प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और उस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सारे अहम फैसले राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, तो थोड़ा तनाव था और वो साफ दिख रहा था। जो भी श्रीलंका की स्थिति को गौर से देखते हैं उनको सबको पता था। तो गोटाबाया ने महिंदा राजपक्ष से कहा, तो महिंदा राजपक्ष भाग के नहीं गए, वो छोड़ के गए। बट उनको भी अपनी जान माल का खतरा पैदा हो गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा उस वक्त उनके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं था। पर्सनल अटैक किसी पे भी नहीं है। मैं कहता हूँ गोटाबाया पे भी पर्सनल अटैक नहीं था, लेकिन सारे परिवार पे था। उसका एक सीधा सा संकेत ये है आशुतोष कि जो श्रीलंका की राजनीति, जो आर्थिक स्थिति है, उसका 70% से ज्यादा कंट्रोल किया गया था राजपक्षे के परिवार में। 70%? 70% से ऊपर सब मंत्रियों में और अहम मुद्दों पर राजपक्षे के परिवार के लोग बैठे। 4 तो भाई सत्ता में है, महिंदा राजपक्ष, गोटाबाया राजपक्ष, बेसिल राजपक्ष और एक और जो स्पीकर बने हुए थे। फिर उनके बेटे, पोते, चाचे जो भी हैं वो सब कंट्रोल कर रहे थे। जो बजट है श्रीलंका का, 70% से ज्यादा बजट का कंट्रोल राजपक्षे परिवार के साथ है। और राजपक्षे परिवार करप्ट परिवार है, लोग अभी भी वो कह रहे हैं। और करप्शन के साथ साथ अनफॉर्चुनेटली वो परिवार इनएफिशिएंट भी निकला, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति वहां की खराब हो रही थी तो उनको समझ में नहीं आया क्या करें, और वो दशा बद से बदतर हो गई, बिगड़ती गई। तो ये प्राइमरीली जो एक आर्थिक संकट था वो पॉलिटिकल संकट में बदल गया। और जो लोगों का पुराना रोष था कि उन्होंने न तो जाति समस्या को, जो तमिल के साथ प्रॉब्लम्स थी, तमिल टेररिज्म को तो खत्म किया उन्होंने, लेकिन तमिल मांगों को एकोमोडेट नहीं किया और वो समस्या नहीं सुधरी। और ऊपर से उन्होंने इकोनॉमी को बिगाड़ दिया, बीच में मुस्लिम लोग भी एलिनेट होने लगे। तो ये इनएफिशिएंट और करप्ट और ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट थी राजपक्ष परिवार की। तो वो सारा गुस्सा इकोनॉमी के खराब होते ही बाहर उफन आया, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी वो एक नंबर 1 की पॉलिटिकल क्राइसिस बन गई। बट प्रोफेसर मुनि, जो गोटाबाया परिवार को या राजपक्षे परिवार को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए? क्योंकि जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था है वो बहुत कुछ जो उस पर्यावरण, माफ करिएगा, टूरिज्म पे निर्भर करती है, बहुत कुछ टूरिज्म पे निर्भर करती है। और जिस तरीके से पैंडेमिक आया, जिस तरीके से महामारी आई, उस महामारी में अगर टूरिज्म पूरी तरीके से बैठ गया तो फिर राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार क्यों ठहराना चाहिए? ऐसे कौन से कदम थे जो उन्होंने उठाए जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पूरी बैठ गई? देखिए, एक श्रीलंकन इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस आई है वो 30% तो मिसफॉर्चून था, जो आप कह रहे हैं अभी जी, और पैंडेमिक की वजह से टूरिज्म खत्म हो गया, और 70% मिसमैनेजमेंट था। और मिसमैनेजमेंट इस तरह से था कि श्रीलंका की गोटाबाया की सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट बंद कर दिया। उसकी वजह से टी और टी की जो फसल है वो बहुत सीरियसली इफेक्ट हुई। और उसके साथ ही साथ जो गारमेंट ट्रेड है उसके ऊपर भी उसका असर पड़ा, टेररिज्म के ऊपर उसका असर पड़ा। तो उसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने लोन लेने की बजाय नोट छापने शुरू किए, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ गया बहुत सारा। तो इस तरह के इकोनॉमिक डिसीजंस लिए गए जो सोचे समझे डिसीजन नहीं थे, जिनके दूरगामी परिणामों को आंका नहीं गया ठीक ढंग से, और इसी वजह से ये क्राइसिस प्रेसिपिटेट हो गई। जो लोन देने थे उनको चीन एक था, लेकिन दूसरी इंटरनेशनल एजेंसी के भी बहुत सारे जो लोन देने थे उसके लिए उनके पास जो एक्सचेंज अर्न कर रहे थे टी से, टूरिज्म से, वो नहीं होने की वजह से वो लोन को सर्विस नहीं कर पाए, और इसीलिए इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, जिसकी वजह से
फूड का इंपोर्ट, मेडिसिन का इंपोर्ट और फ्यूल का इंपोर्ट, 3 क्रिटिकल चीजें थी। उसके ऊपर बहुत सीधा असर पड़ा और वो आम लोगों को उस असर की वजह से तंग होना पड़ा। बिल्कुल, हमने दर्शकों को बता दें कि दरअसल श्रीलंका से जो पिछले 3-4 महीने से खबरें आ रही थी, सबसे पहले खबरें आने लगी कि वहां के जो पेट्रोल पंप है, वहां पे जो पेट्रोल और डीजल है, इसकी बहुत बड़ी किल्लत पैदा हो गई है। साथ ही साथ बिजली की बड़ी किल्लत पैदा हो गई। 10-10, 12-12 घंटे जो है वहां बिजलियां नहीं होने लगी थी और पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए मीलों लंबी लाइन में लोग गाड़ियों में खड़े होते थे। वहां से ये संकट पर पूरी दुनिया की नजर गई, भारत के लोगों ने भी उस पर नजर डाली है। ये जो आर्थिक स्थिति जो पैदा हुई है, जो वित्त मंत्री थे वो भी तो राजपक्षे परिवार के ही थे। जी जी। हाँ, तो ये कहा जा सकता है कि आपने कहा कि जैसे कि जो वहां की जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है बहुत पावरफुल सिस्टम है, लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि दरअसल वित्त मंत्री जी की वजह से ही सब कुछ गड़बड़ हुआ है, जो बेसिल राजपक्षे थे, और इसलिए राष्ट्रपति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए था। नहीं, लेकिन कोई भी फैसला राष्ट्रपति के बिना नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, मंत्री तो वहां राष्ट्रपति के चुने हुए मोहरों की तरह है, वो कोई इलेक्ट तो जो लोगों का रोष है वो राजपक्षे परिवार के खिलाफ था और गोटाबाया उसके अध्यक्ष थे। देखिए, गोटाबाया एक बहुत ऑथोरिटेरियन किस्म से राज करते हैं। पहले डिफेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने एलटीटी को तो खत्म किया, लेकिन एलटीटी को खत्म करने के अलावा वहां प्रेस पे कंट्रोल है, जिस तरह से पुलिस का वहां पर कंट्रोल था, लोगों की जो स्वाधीनता का सवाल था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, तो ऐसे बहुत सारे मसले थे जिसमें लोगों का आक्रोश गोटाबाया के खिलाफ सुलग रहा था और वो सुलगना बाहर जाहिर नहीं हुआ क्योंकि कोई बहुत बड़ा कारण नहीं बना, और इकोनॉमिक क्राइसिस ने उसको एक बहुत बड़ा कारण बनाया। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक क्राइसिस गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉलिटिकल क्राइसिस वेरी वेरी फास्ट। लेकिन ये कहना कि ये क्राइसिस सिर्फ इकोनॉमिक थी, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से लोगों को जो दबे हुए आक्रोश था पहले इनके ऑथोरिटेरियन सिस्टम के बारे में, करप्शन के बारे में, वो उभर कर बाहर आया। बिल्कुल। अब आपको इस संकट से निपटने का कोई कारण आपको दिखाई पड़ रहा, कोई रास्ता दिखाई पड़ रहा वहां पे? क्या आपको लगता है रानिल विक्रमसिंघे जो प्रधानमंत्री हैं वो इस संकट से का कोई रास्ता निकाल सकते हैं? हालांकि खुद उन्होंने भी कहा कि वो भी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। नहीं, रानिल एक बहुत राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर प्रधानमंत्री है। उनकी पार्टी की कोई सीट नहीं है पार्लियामेंट में सिवाय उनकी सीट के, और उनकी सीट भी नॉमिनेटेड, वो परसेंटेज के हिसाब से वहां होता है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, उस वजह से उनको वो सीट मिली, वरना उनकी यूएनपी टूट गई। और दूसरा यूएनपी का जो थड़ा था वो ज्यादा उनके पास सीटें हैं, रनिल के पास कोई सीटें नहीं है। तो रनिल का पॉलिटिकल वेट नहीं है, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और इसीलिए क्यों, और आपस में लोगों की जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें रस्साकसी थी, इसीलिए इनको बनाया गया, क्योंकि ये तो अकेले हैं, इस वजह से उनको लाया गया। और शुरू से ही मैं समझता हूँ उनको आगे नहीं आना चाहिए था, और ये देखना चाहिए था कि किस तरह का रुख होता है जहाँ राजपक्षे परिवार का सवाल है। अब वो परिवार जा रहा है, और पिछले 3 महीने से रनिल प्रधानमंत्री है, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। न तो राजनीतिक हालत में सुधार हुआ और न आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आईएमएफ से बातचीत शुरू हुई है, भारत ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके सपोर्ट किया है, और रनिल श्रीलंका की राजनीति में भारत के चहेते माने जाते हैं, और इसीलिए उनका इंटरनल पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। रनिल को एक्सटर्नल सपोर्ट है, भारत का भी है और अमेरिका का भी है कुछ हद तक, लेकिन इंटरनल पॉलिटिकल सपोर्ट उनके पास नहीं है, और इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि रनिल इस प्रॉब्लम को हल कर सकेंगे। हालांकि अभी भी वो बैठे जुड़े हुए हैं, और उम्मीद है, बहुत लोग ये आशा भी लगा रहे हैं कि उनको इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया जाए, लेकिन मैं तो अपनी फिंगर्स क्रॉस रखता हूँ उसके ऊपर। फिर क्या होगा वहां पे? देखिए, उसका सीधा एक रास्ता ये है
कि वहाँ इंटरिम जो अब जो बात अटकी हुई है वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल छोटा सा पॉइंट है, उसको लेके अटकी हुई है कि गोटाबाया अस्तीफा दे तो इंटरिम राष्ट्रपति बने। मेरा ये मानना है कि जो आदमी राष्ट्रपति भवन छोड़ के भाग गया, जिसने अपना सामान नेवी की शिप में लादना शुरू कर दिया और जिसने स्पेशल एयरपोर्ट पे ये अरेंजमेंट किए कि वो हवाई जहाज में कहीं उनको उड़ना है तो उड़ जाए, तो वो तो प्रेसिडेंट हैज अबंडन्ड द कंट्री। और ऐसे हालात में उसके इस्तीफे का वेट करने से क्या माने। तो पार्लियामेंट को बैठ के पार्लियामेंट को बुलाने की बात प्रधानमंत्री ने की है, कैबिनेट की मीटिंगें भी हुई है आज, और उसमें दोनों में सभी पार्लियामेंटेरियंस ने और जो गोटाबाया की पार्टी है उन्होंने ये कहा है कि गोटाबाया भी जाए और रेनिल भी जाए। तो एक नया इंटरिम प्रेसिडेंट अगर बने और उसके साथ साथ इलेक्शन डेट्स फिक्स हो जाए, 1 महीने में, 3 सप्ताह में, 2 महीने में, जो भी संभव हो कि नया राष्ट्रपति का चुनाव होगा। आसान नहीं है क्योंकि स्थिति बहुत बिखरी हुई है वहां पर। तो एक राजनीतिक मैसेज साफ जाएगा कि नई श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार नहीं रहेगा। तो उससे ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हैं ये शांत हो जाए और नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी। देखिए, एक माने में लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका की डेमोक्रेसी चरमरा गई है, और मैं देखता हूं कि श्रीलंका की डेमोक्रेसी चरमरा नहीं गई है, चरम पे है। क्योंकि लोग हैं जिन्होंने कहा है कि जाओ यहाँ से। ये अरब स्प्रिंग की तरह है कि लोग उठ गए वहां से। तो मैं मानता हूं मेरे हिसाब से कि इंटरिम अरेंजमेंट कुछ होना जल्दी से जल्दी जरूरी है, इलेक्शन डेट को फिक्स करना जरूरी है, वरना मेरा डर है, और वो डर ईश्वर करे गलत ही निकलेगा, कि कहीं फौज आके कंट्रोल ना। आपको लगता है कि फौजी शासन हो सकता है वहां पे? अगर कोई ऑल्टरनेट नहीं निकलेगा और आने वाले 2, 4, 5 दिन तक यही एनार्की बनी रहेगी, तो और क्या होगा बताइए। बिल्कुल। कोई ऐसा नेता है जो इस स्थिति को संभाल सकता है, जो विपक्ष में हो? अभी श्रीलंका की प्रोटेस्टर्स और जो जनता है, उसमें मोस्टली यंग लोग हैं, उनका इस प्रेजेंट पॉलिटिकल क्लास से पूरा विश्वास उठा हुआ। क्योंकि पहले जो बयानात आए थे उसमें उन्होंने साफ कहा सारे एमपीज जाएं, हमें नहीं जरूरत है, क्योंकि यही लोग इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मेजोरिटी तो उसमें गोटाबाया सरकार की है जी। तो यही लोग, और रेनिल के खिलाफ जैसा मैं कह रहा हूं, उसको कोई पॉपुलर सपोर्ट रेनिल को नहीं है। एक ऊपर से इलीट सपोर्ट है और एक्सटर्नल सपोर्ट है। तो ऐसा कोई व्यक्ति अभी दिखता नहीं है, न कोई पार्टी दिखती है जिसके पास में एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो और जो लोगों को अपने साथ ला सके इस वक्त में। तो मैं समझता हूँ नया इलेक्शन ही ये तय करेगा कि किस तरह का नई लीडरशिप आ सकती है। और अगर प्रेसिडेंशियल, अच्छा एक बात और है उसमें कि उस सारी बहस में ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि प्रेसिडेंट्स की, श्रीलंका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम बदलना चाहिए। प्रेसिडेंट को इतनी पावर्स नहीं मिल सकती, पुराना पार्लियामेंट्री सिस्टम को जाना होगा। उसके लिए वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह की बात कर रहे थे, तो वो तो कुछ हो नहीं सकता है अभी। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो नई व्यवस्था होगी वो पुरानी व्यवस्था की तरह नहीं हो सकती। बिल्कुल। हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल श्रीलंका की सरकार ने आईएमएफ से $3 बिलियन की मांग की है कि अगर इतना $1 बिलियन अगर उनको मिलेगा तो स्थितियां थोड़ी सी वहां पे बेहतर हो पाएंगी। लेकिन प्रोफेसर मुनि, एक सवाल यहाँ पर यह भी है, भारत के लिए क्या सबक है इसको? क्योंकि भारत के अंदर भी अगर आप देखें तो पिछले 2-3 सालों में रह के सड़कों पर आंदोलन फूट पड़ रहा है। किसानों का आंदोलन तो तकरीबन 1 साल से ज्यादा रहा, उसके पहले शाहीन बाग का आंदोलन था, कई महीनों तक महिलाएं धरने में बैठी रहीं। अभी पिछले दिनों जब अग्निवीर की बात हुई तब भी छात्र सड़कों पर उतर आए थे, उसके पहले रेलवे की जो परीक्षा थी तब भी छात्र सड़कों पर दिखाई पड़े थे। तो और यहाँ भी बेरोजगारी की हालत बहुत खराब है, पिछले 45 आजादी के बाद की सबसे ज्यादा बेरोजगारी का हाल है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो घाटा है वो बढ़ता जा रहा है। भारत के लिए क्या संकेत है, क्या सबक है?
भारत के लिए एक दो दिन पहले मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया में या किसी अखबार में जिसमें मैंने देखा एक एडिटोरियल आया, और वो एडिटोरियल था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के हटने पर। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के हटने पर इंडिकेशन उसमें ये था कि कोई भी जो इलेक्टेड लीडर हैं डेमोक्रेसी में वो कॉम्प्लिसेंट ना रहें कि हम हमेशा रहेंगे। तो वो बात जो आपने इंडिकेशंस दिखाए हैं उससे साफ है कि जो चुना हुआ नेतृत्व है उसको लोगों की रग पढ़नी पड़ेगी, पहुंचनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं होगा तो किस तरह से एकदम से बवाल आए। देखिए जो किसान आंदोलन हुआ था जी। और अभी जो सेना में भर्ती को लेके मुद्दा हुआ है, ये ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे लोगों को उकसाते हैं, और अगर उनको ढंग से हैंडल नहीं करेंगे तो ये ख्वाब में रहना कि हम बहुत पॉपुलर हैं या सरकार को बहुत बड़ा समर्थन है, वो नहीं रहेगा। इंग्लैंड में, अमेरिका में बाइडेन की पॉपुलैरिटी 43% आ गई, घट के आ गई। तो इलेक्शन एक बार हो जाने के बाद में कॉम्प्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। सेकेंडली, आपको इकोनॉमी को संभालना पड़ेगा, जैसा आपने कहा, ठीक इकोनॉमी ठीक नहीं है, और उसके साथ साथ जो आम लोगों की मुसीबतें हैं उनको देखने की जरूरत है। बिल्कुल, जिस तरह अभी प्रोफेसर बुनी ने इशारा किया, मेरे पास दरअसल वो एडिटोरियल है और उसमें अंत में लिखते हैं, द लेसन हियर इज दैट इवन लीडर्स विद मैसिव मैंडेट need to be mindful of the fact that the office needs to command at least a measure of respect and authority, and that political party must respond faster when they sense their leader is proving to be a liability. Johnson exit is no big deal for the world, but it is a reminder to the world's elected leaders never to take the government for granted. ये इसी तरह आप इशारा कर रहे थे। जी जी बिल्कुल। तो ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है, हमारे ख्याल से जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, श्रीलंका का जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से लोगों ने तस्वीरें देखी हैं कि लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए, वहां उनके पूल में श्रीलंका में भी, आशुतोष एक मिनट, श्रीलंका में भी राजपक्षे परिवार की ये छवि बनाई गई थी कि ये तो बिल्कुल नहीं हटने वाले कहीं पर, क्योंकि इन्होंने टेररिज्म को खत्म कर दिया। तो बहुत जोर शोर से उभर कर आने वाले परिवार में राजपक्षे परिवार माना जाता था। बिल्कुल, जिस और प्रोफेसर मुनि कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दरअसल राजपक्षे परिवार जब पिछली सरकार थी, महिंदा राजपक्षे जब वहां के राष्ट्रपति थे, उस वक्त जो तमिल आतंकवाद था उसको पूरी तरीके से खत्म करने का श्रेय उनको गया था। लेकिन आज हालात ये है कि वो परिवार श्रीलंका में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ऐसे में लोकतंत्र के अंदर जब कोई नेता अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, नीतियों पर से उसका नियंत्रण हट जाता है, तब उसके लिए संकट पैदा होता, और यही सबक श्रीलंका से भारत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।